हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और यह वीडियो जो कि आपकी मांग पर जो कि यूपीएससी सीसैट के लिए लगातार आप मांग कर रहे थे, तो उसके लिए यह सेकंड वीडियो है। और इस सेकंड वीडियो में हम लोग अभी तक जो भी चर्चा किए हैं उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपको पूरे मन से लगना होगा, तभी आप सीसैट जो है क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। और हर एक टॉपिक को बड़ी बारीकी से आप पढ़ें, क्योंकि आपके जो यूपीएससी सीसैट में पूछा जाता है वह बारीक से बारीक चीज़ें ही आपको वहाँ पे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये मैं आपको क्वेश्चन के तौर पर भी दिखाऊंगा कि किस तरह से एग्जाम में जो है क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। जो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी इंक्लूड करूंगा लगातार 10 सालों में, ठीक है। तो वो सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और आपको यह वीडियो रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री मिल रहा है, तो आप इसका लाभ अवश्य उठाएं, ठीक है, क्योंकि यह बिल्कुल आपको फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने अभी तक कहाँ तक बात किया था, तो मैंने संख्या पद्धति पर हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने डेसिमल डिजिट यानी दशमलव अंक के बारे में बात की, संख्यांक के बारे में बात किया। संख्यांक यानी न्यूमरल्स क्या होता है, ठीक है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू यानी स्थानीय मान और जातीय मान, या इसी जातीय मान को हम अंकीय मान भी कहते हैं। इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, तो यह इसके बारे में हमने देखा। संख्याओं के प्रकार हमने देखा। संख्याओं के प्रकार में हमने देखा वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। संख्याओं वास्तविक जो संख्या होती है वह दो तरह की, एक शांत दशमलव संख्या, एक अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या में भी दो तरह का, एक आवर्ती और दूसरा अनावर्ती। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन कर चुके हैं अब तक। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। सम संख्या यानी इवन नंबर देखा, ऑड नंबर देखा यानी विषम संख्या, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर हमने देखा कौन सी भाज्य संख्याएं होंगी, और अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर हम लोगों ने देखा। और युग्म अभाज्य संख्या के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर किया था, ठीक है। बाकी अपरिमेय संख्या पूर्णांक के बारे में हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, तो आप पहले पिछले वीडियो में जा करके वह सारी चीज़ें देख लें, फिर आगे जो है आप बढ़ें क्रमबद्ध तरीके से। क्योंकि अगर आपको क्रैक करना है यूपीएससी के सीसैट मैथ वाले पोर्शन में, तो आपको सभी चीज़ें जो है आपको अपने पास जो है इंक्लूड रखनी है, सभी का नोट्स आपको बनाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करूंगा, जो कि कल के समय अभाव के कारण मैं पूरा डिस्कशन नहीं कर पाया था, तो आज इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मैं कल आपको बताया था जो प्राइम संख्या यानी अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, तो कल हम इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है, तो मैंने कल बताया आपको कि वह संख्या जो तो केवल एक या केवल जो है स्वयं से, यानी केवल एक से कटे या एक से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर के 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। मैंने नंबर भी आपको बताया था कल के वीडियो में। और 1 से 50 तक में मैंने बताया था आपको कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 15 अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बारे में हम लोगों ने कल थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। अब इसी प्राइम नंबर से जो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं वह युग्म संख्या, जिसके बारे में कल मैं पूरा डिटेल आपको नहीं बता पाया। तो जो युग्म अभाज्य संख्या होती है, युग्म अभाज्य संख्या जो होती है, जिसे हम बोलते हैं पेयर प्राइम नंबर, ठीक है, पेयर प्राइम नंबर। और ये पेयर प्राइम नंबर क्या होता है, तो ये जो पेयर प्राइम नंबर है, युग्म अभाज्य संख्या है, ये दो ऐसे अभाज्य संख्याओं का
यानी दो ऐसे अभाज्य संख्याएं होंगी, दो ऐसी अभाज्य संख्याएं होंगी जिनका जो अंतर होगा वह 2 होगा। अंतर कितना होगा? 2 होगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? युग्म अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हमने ले लिया 3 और 5, 3 और 5 तो 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, और बीच का अंतर दोनों का कितना है? 2 है। तो इसका मतलब यह युग्म अभाज्य संख्या है। जैसे 5 और 7 ये क्या है? युग्म अभाज्य संख्या है। जैसे 11 और 13, जैसे 17 और 19 ये सब कैसी संख्याएं हैं? युग्म अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे 29 और 31 कैसी संख्या है? युग्म अभाज्य संख्या है। जैसे 39 और 41 जैसे 41 और 43 कैसी संख्या है? 41 और 43 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? केवल 2 है। तो इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे? युग्म अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच का अंतर क्या है? 2 है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। और 1 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती, युग्म अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो टोटल कुल होती हैं 8। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 तो आपके यही हो गए। इसके अलावा अगर हम देखें तो 69 71 यानी 69 और 71। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 और इसी तरह से आपका 63 67 65 66। ठीक है, 71 69 ठीक है 73 और एक क्या बन जाएगा आपका? 71 73। ठीक है, यही कुल 8 हैं। तो आप गिन लें इनको और ध्यान में रखें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 1 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य युग्म अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 से 100 तक में टोटल जो पेयर प्राइम नंबर होते हैं उनकी संख्या 8 है और यही 8 संख्याएं हैं जो यहाँ पर लिखी गई हैं। तो आई होप कि आपको युग्म अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। ठीक है, चले आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर एक दिया है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सह अभाज्य संख्या का मतलब यह होता है कि ऐसा जोड़ा, चाहे जोड़े के रूप में हो, 2 संख्याओं के रूप में हो, चाहे 3 संख्याओं के रूप में हो, चाहे 4 संख्याओं के रूप में हो, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के ऐसे जोड़े या ट्रिपलेट अगर दिए गए हों और उनका एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। ठीक है, यानी ऐसी 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक संख्याओं का युग्म जो केवल 1 से विभाज्य हो। यानी केवल 1 से विभाज्य का मतलब यह है कि जो केवल जिनका जो गुणनखंड है वह केवल 1 हो। ठीक है, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, 1 के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। जैसे हमने ले लिया एक संख्या 6 और 11। अब 6 और 11, अब यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको, यहाँ पे सह अभाज्य लिखा है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि दोनों संख्याएं अभाज्य ही हो। ठीक है, हो सकता है एक अभाज्य हो और दूसरा अभाज्य ना हो, एक भाज्य भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। तो अगर हम 6 को देखें तो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 से भी कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 का 6 से भी कट जाएगा।
तो संख्या जो 6 है 1 से 2 से 3 से और 6 इन चारों नंबर से क्या है डिविजिबल है यानी विभाज्य हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पर देखें 11 को, तो 11 केवल 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा, स्वयं से मतलब स्वयं 11 से विभाजित होगा। ठीक है, अब इन दोनों में अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें एक और यहाँ पर एक, यानी दोनों संख्याओं में जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन गुणनखंड है, उन दोनों में कौन सा है, एक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 6 और 11 कैसे हैं, सहअभाज्य संख्याएं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल हम आपको लेकर के दिखाते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन में लिखा कि 9, 11, 17। ठीक है, अब यहाँ पे 3 संख्याएं हैं। अब इन तीनों संख्याओं का अगर हम देखें तो 9 किससे किससे कटेगा, तो 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। 1 से सभी संख्याएं कटती हैं, विभाजित होती हैं। 3 से 9 कट जाएगा यानी 3 तिहाई 9 भाग चला जाएगा। और 9 से भी अगर आप भाग दोगे तो 9 एक 9 यानी पूरी तरह से भाग चला गया। अच्छा, 11 को अगर हम देखें तो यह 1 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। 17 को देखें तो यह 1 से भी कटेगा, 17 से भी कटेगा। ठीक है, तो इस कॉमन में अगर इनका हम सभी का कॉमन फैक्टर अगर ढूंढें तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तीनों में कॉमन फैक्टर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 है। 1 के अलावा कोई तीसरा जो है इसमें दूसरा जो है कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब हम बेशक से यह कह सकते हैं यह हमारा कैसा संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि यह सहअभाज्य संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको समझा दें कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, यानी समृद्ध संख्या क्या होती है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समृद्ध संख्या जो है, इस संख्या को हम a+ib के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ऐसी संख्याएं जो a+ib के फॉर्म में हो, a+ib के रूप में हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। या हम यह भी कह सकते हैं कि वास्तविक व काल्पनिक संख्याओं को ही क्या कहा जाता है, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, जितनी भी काल्पनिक संख्याएं हैं, वह सभी की सभी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। कैसे, अब जैसे मैं कहूं क्या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हाँ आप कहोगे हाँ 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे भाई, तो हम 2 को लिख सकते हैं 2 + i × 0। क्या लिख सकते हैं, 2 + i × 0। ठीक है, a+ib। अब यहाँ पर जो a है और b है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि a और b यह दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। r मतलब रियल नंबर, यानी a और b के जो भी मान होंगे वह कोई ना कोई वास्तविक संख्या होगी। और i क्या है, तो i मैंने आपको कल बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। i का यहाँ मतलब है आयोटा, और आयोटा का मतलब होता है काल्पनिक संख्या। आयोटा का मतलब क्या होता है, काल्पनिक संख्या। और यह काल्पनिक संख्या जो i है इसका एक मान भी होता है, और इस i का मान होता है रूट में -1। i की वैल्यू क्या होती है, रूट में -1। अच्छा, हमने 2 को क्या लिखा, 2 को हमने लिखा 2 + i × 0। तो क्या ये a+ib जैसा फॉर्म नहीं है, तो आप कहोगे कि हाँ है, क्योंकि 2 और ये जो 0 है, 0 का किसी में भी गुणा आप करोगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो पूरा पोर्शन, इतना पोर्शन आपका क्या हो गया, ये तो इतना पोर्शन 0 हो गया। तो बचेगा तो केवल 2 ही ना, और ये 2 ही तो लिखा है। तो इसका मतलब हम किसी भी संख्या को a+ib के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे और देखते हैं, जैसे हमने लिखा मान लो 3/4, तो 3/4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 3/4 + i × 0।
ठीक है। आई नहीं हो तो 0 से आज उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी यह एक कैसी संख्या हो गई, ए प्लस आई बी वाली फॉर्म। और जब भी किसी संख्या को ए प्लस आई बी के फॉर्म में आप लिखोगे वह सभी क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये सबका बाप है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सभी संख्याओं का बाप है। यानी इसी कॉम्प्लेक्स नंबर से आपकी वास्तविक संख्या भी निकली है, काल्पनिक संख्या भी निकली है, इसी से शांत दशमलव वाली संख्या, अशांत दशमलव वाली संख्या, जितनी भी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, सब कुछ जो है आपका वास्तविक और काल्पनिक से ही ये सब जो है संख्याएं निकली हुई है। और वास्तविक और काल्पनिक के समूह को हम क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सभी संख्याओं का, जितने भी हम संख्याओं के प्रकार पढ़ते हैं वह सभी का क्या है, एक तरह से जन्मदाता। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ फादर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, यानी सम्मिश्र संख्या सभी का बाप हो गया। यहाँ पे बात क्लियर है। चले आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विभाज्यता का नियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और यहाँ से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन विभाज्यता पर आ जाते हैं, या कभी कभी एक ही क्वेश्चन, लेकिन यहाँ से विभाज्यता के नियम से एक क्वेश्चन तो आपसे पुट अप किया ही जाएगा। ठीक है, तो विभाज्यता के नियम में हम लोग चले देखते हैं क्रम से। विभाज्यता के नियम में तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। ठीक है, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, विभाजित होने वाली संख्याएं, होने वाली संख्याएं। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं के अगर बारे में हम बात करें तो 2 से जो विभाजित होने वाली संख्याएं होंगी, ठीक है, ठीक है, तो 2 से जो डिविजिबल वाली संख्या होगी वह कौन सी संख्या होगी, तो जिसके अंत में, ध्यान में रखेंगे, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक, तो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होंगे तो वह संख्या 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। अंत में हो तो वह 2 से क्या होगी, तो वह 2 से कट जाएगी, विभाज्य हो जाएगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी। बात आप मेरी समझ पाए। जैसे हमने मान लो एग्जाम्पल लिया, हमने लिखा 4374, तो 4374 में आपको पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक मतलब इकाई वाला अंक। ठीक है, कौन सा अंक, इकाई वाला अंक आपको देखना है। और इकाई वाला अंक अगर इनमें से, चाहे इनमें से इकाई वाला अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक, इकाई वाला अंक इनमें से कोई होगा तो इसका मतलब वह 2 से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, पूर्णतः कट जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि 8,99,788, ठीक है, क्या ये 2 से विभाज्य है, तो आप कहोगे हाँ ये 2 से विभाज्य है, क्योंकि अंतिम अंक 8 है और 8 अगर रहेगा तो इसका मतलब वह 2 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मान लो क्वेश्चन में दिया होगा कि हम 2 का स्क्वायर कर दें, और 2 का स्क्वायर भाई साहब क्या होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। हम कहें 4 से विभाजित होने वाली, 4 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या होगी, 4 से विभाजित होने वाली
होने वाली कौन सी संख्याएं होंगी। हम कैसे चेक करेंगे कि वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर 2 लिखा था तो 2 पे घात 1, 1 का मतलब होता है केवल अंतिम अंक देखेंगे, यानी जिस संख्या के अंत में अगर केवल ये होगा, केवल एक अंक मतलब इकाई का अंक। लेकिन अब यहाँ पे 4 जो है ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। अब 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या है, 2 है। अब 2 का मतलब हम अंतिम कितने लेंगे, 2 अंक। अंतिम 2 अंक क्या लेंगे, अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो, यदि 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से क्या होगी, कट जाएगी। तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे मान लो हमने लिख दिया कि 5932, ये हमने संख्या लिखा। हम पूछें क्या यह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, तो आप कहोगे कि पहले हम अंतिम 2 अंक देख लें। तो अंतिम 2 अंक देखने पर पता चला कि अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई वाले स्थान पे क्या है, 32, यानी इनको हम क्या पढ़ेंगे, 32। अब क्या 4 के टेबल में 32 आता है, 4 का आप जानते हैं, 4 का तो आपको सभी को टेबल या पहाड़ा आता ही होगा। और 4 × 32 यानी अंतिम 2 अंक अगर केवल 4 से विभाजित हो जाता है तो इसका मतलब वह संख्या, पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। क्लियर है। अच्छा, एक माइंड में आपके चल रहा होगा कि अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हो 6300, अब अंतिम अंक यहाँ पे क्या है, 2 जीरो है। अब अगर अंतिम में 2 जीरो है तो याद रखिएगा वह भी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। क्योंकि अंतिम 2 अंक का मतलब होता है 100, अंतिम 2 अंक का मतलब क्या होता है, 100। और अंतिम 2 अंक का मतलब अगर 100 है तो 4 से भाग देने पर 100 पूर्णतः क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है कि 25 चौका 100। बात समझ में आ गई। तो जिसके अंत में डबल जीरो भी होगा, सिंगल जीरो नहीं, डबल जीरो, ठीक है। डबल जीरो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 000 हो जाए, 4 जीरो हो जाए, तो वो दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 जीरो नहीं होना चाहिए अंतिम में। अंतिम में कम से कम 2 जीरो अगर होगा तो इसका मतलब वह संख्या 4 से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पर 2 का हम कर लें क्यूब, और 2 का क्यूब होता है 8। अब हम कहें 8 से विभाजित होने वाली, किससे विभाजित होने वाली, 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होंगी। तो 8 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं होंगी, तो अभी हमने देखा था 2 पे घात 1 में हमने केवल इकाई अंक वाला लिया, यानी अंतिम 1 अंक लिया। जब हम 4 से भाग दिए यानी 2 का स्क्वायर था, तो 2 का स्क्वायर पर घात जो था वह 2 था, जो पावर था वह 2 था, तो हमने 2 संख्याएं ले लिया। अब यहाँ पे जो पावर दिया हुआ है वह पावर यहाँ पर 3 दिया हुआ है। तब हम अंतिम कितने अंक लेंगे, तो आप कहोगे अंतिम हम 3 अंक लेंगे। कितने अंक लेंगे, तो अंतिम 3 अंक, ठीक है। यदि अंतिम 3 अंक, यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए, ठीक है, विभाजित हो जाए, तो वह संख्या, तो वह दी गई संख्या जो भी होगी वह संख्या 8 से कट जाएगी, यानी 8 से विभाज्य होगी। तो आप ये बात आप समझ पाए, तो 8 से वह क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, मान लो हमने एग्जाम्पल लिया 9000, ठीक है, 9,968, हमने एक एग्जाम्पल लिया 9,968। अब हम केवल क्या देखेंगे, हम देखेंगे अंतिम
3 अंक। कौन सा देखेंगे? अंतिम 3 अंक। तो अंतिम जो 3 अंक है वह 968 है। ठीक है, अब चाहे जितनी भी बड़ी संख्या लिखो उससे हमसे मतलब नहीं है, केवल हमको अंतिम 3 अंक देखना है, क्या वह 8 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो भाग देना तो सभी को आता होगा, इतना तो सिंपल भाग आप ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो 8 एकन्नम क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, एक बचेगा 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर क्या उतरेगा? ये 8 आएगा। तो 8 एकन्नम 8, यानी यह पूरी तरह से क्या हो गया? यह विभाजित हो गया, यानी यह पूरी तरह से कट गया। तो इसका मतलब ये 9968 जो संख्या दी गई है यह पूरी तरह से 8 से क्या है? विभाज्य है। अच्छा, अब 8 से विभाज्य में एक जैसे मैंने जीरो वाला कॉन्सेप्ट बताया, तो किसी भी मान लो कोई संख्या दिया है 9007 या 97,000 दिया है, लास्ट में कितने जीरो होने चाहिए? तो 2 वाले में 1 जीरो, 4 वाले में 2 जीरो और 8 वाले में कितना घात है? 3 है, तो 3 जीरो होने चाहिए, तभी वह 8 से क्या होगा? विभाजित होगा। आई होप कि यह भी आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं 16 से विभाजित, यानी 2 पे घात 4, और 2 पे घात 4 का मतलब होता है 16। तो 16 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी? ठीक है, 16 से विभाजित होने वाली संख्याएं। ठीक है, तो 16 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं होंगी वह कैसी संख्याएं होंगी जो 16 से क्या हो? पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो यदि अंतिम, अब यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट, अब कॉन्सेप्ट आप समझ में गए ही होंगे कि अंतिम कितने अंक? तो अंतिम जो है 4 अंक। तो यदि अंतिम 4 अंक 16 से पूर्णतः विभाज्य हो, 16 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो वह संख्या 16 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, 16 से क्या हो जाएगी? विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे हमने मान लो कोई संख्या ले लिया 7,300, ठीक है, 34,880 हमने मान लो एक कोई संख्या ले लिया। हम अब आपसे पूछे क्या यह संख्या 16 से विभाज्य होगी? तो आप कहोगे गुरुजी पहले अंतिम 4 अंक देखिए। तो अंतिम 4 अंक हमने देख लिया, 4,800 कितना है? 80 है। किससे भाग देना है? 16 से भाग देना है। तो 16 से भाग अगर देना है तो 16 तियाँ क्या हो जाएगा? 48, जीरो ले जाओगे तब ये दोनों 80 उतरेंगे, तो 16 पचे 80 हो जाएगा, यानी आपका कितना आ जाएगा? 305, यानी भाग देने पर पूरी तरह से क्या हो गया? विभाजित। तो अगर अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो जाता है तो आपको कम से कम 1 से लेकर के 25 तक तो पहाड़े आने ही चाहिए अगर आपको जल्दी कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए आप हमेशा चीज़ में ध्यान में रखें, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे बार बार मैं चर्चा करता रहूँगा। ठीक है, कम से कम 1 से लेकर के 25 तक तो आपको टेबल आना चाहिए। टेबल यानी पहाड़ा आपको तो आना ही चाहिए। दूसरी बात कि 1 से लेकर के कम से कम 30 तक तो आपको वर्ग आना चाहिए। वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर आपको आना चाहिए। और 1 से लेकर कम से कम 25 तक आपको क्यूब आना चाहिए, यानी घन आना चाहिए। जैसे 5 का घन क्या होता है, 5 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब क्या होता है, 17 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर क्या होता है। ये सब थोड़े से अगर आपको रहते हैं तो कैलकुलेशन करने में हमको क्या होती है? आसानी होता है। वह हमारे समय की क्या करता है? बचत करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा आप इसको आप क्या करोगे कि अपने किसी पेज पर 1 से लेकर 30 तक वर्ग लिख लीजिए, 1 से 25 तक क्यूब लिख लीजिए, और टेबल अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप इसको आप रट्टा मार लें, क्योंकि ये सब जो है आपके कैलकुलेशन में टाइम की क्या करेंगे? बचत करेगा। और जहाँ टाइम की बचत होगी तो वहाँ पर हम कुछ और क्वेश्चन में उसको मदद मिल जाएगी, उसको एक्स्ट्रा टाइम हम
क्वेश्चन को करने में हम आपको मदद मिल जाएगी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो 1 से 30 तक वर्ग किसी पेज पर लिख करके और 1 से 25 तक किस क्यूब लिख करके आप अपने सामने जहां भी सोते हो, ठीक है, इनको हमेशा नहीं देखना है। आप जब भी बैठे हो चेयर पर तो एक बार 2 बार निगाहें डाल दीजिए। जब आप ऐसा कम से कम डेली जो है 4 मिनट 5 मिनट अगर आप देखते हैं एक टॉनिक की तरह, तो आपको बेशक याद हो जाएगा। तो ये जरूरी है, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये अगर अंतिम 4 संख्या 16 से कट जाएगी तो वह 16 से क्या हो जाएगी भाई साहब, विभाज्य हो जाएगी। तो आप कहोगे कि वह 16 से क्या हो गया, विभाजित हो जाता है। अच्छा, जीरो वाले कॉन्सेप्ट में तो बिल्कुल जैसे अभी हमने बताया कि जीरो वाले कॉन्सेप्ट में भी हम ऐसी तरह से काम करेंगे। मान लो दिया है 1,30,000, कितना दिया है, 1,30,000। तो अंतिम जो 4 अंक होगा, तो अंतिम 4 अंक क्या होना चाहिए, जीरो। अगर किसी भी संख्या में नंबर में 4 जीरो है तो वह 16 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। आई होप कि ये 2 वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 2 हो, 4 से भाग देना हो, 8 से भाग देना हो, 16 से भाग देना हो, 32 से भाग देना हो, 64 से भाग देना हो, इन सभी संख्याओं से अगर आपको भाग देना है तो भाई 2 था तो 2 पे पावर 1, ये 2 का स्क्वायर था तो अंतिम 2 संख्या, ये 2 का क्यूब था अंतिम 3 अंक, ये 2 पे घात 4 था अंतिम 4 अंक, ये 2 पे घात क्या है 5 है तो अंतिम 5 अंक, और ये 2 पे घात 6 है। फिलहाल इतने बड़े नंबर बहुत रेयर केस में क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे। तो अगर 32 है तो अंतिम 5 अंक, और 64 है तो अंतिम 6 अंक जो है 64 से विभाजित होना चाहिए। तो आई होप कि आपको 2 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चले, अब हम लोग बात करते हैं संख्या 3 पर आ जाते हैं। ये तो 2 से विभाज्य होने वाले 2, 4, 8, 6, ये कॉन्सेप्ट आपको बखूबी जो है समझ में आ गया होगा। अब अगला जो है 3 से विभाज्य होने वाली संख्या है, ठीक है, 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। 3 से विभाज्य होने वाली संख्या हम कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर जो है 3 से डिविजिबल है, कोई नंबर क्या है 3 से डिविजिबल है। तो अब यहाँ पर हमको देखना है डिविजिबल बाई 3 कि कोई नंबर जो है 3 से किस तरह से डिविजिबल है, ठीक है। अब कैसे आप पता करोगे कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है। इसके लिए मैं शॉर्ट तरीका भी आपको बताऊंगा, ठीक है, दोनों तरीके आप जानते रहिए। यदि संख्या के सभी अंकों का, यानी उस संख्या में जितने भी अंक हैं, यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो वह 3 से विभाज्य होगी, 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। जैसे मान लो हमने एक संख्या लिया, 6, 8, 1, 5, 4। हम आपसे कहें क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है, तो आप क्या करोगे भाई साहब, आप करोगे कि इन संख्या के जितने नंबर्स दिए हुए हैं सभी नंबर्स को आप क्या करोगे, ऐड कर लोगे। यानी जितने भी अंक हैं 6, 8, 1, 5 और 4, 6 + 8 + 1 + 5 और +4, ठीक है। तो हम सभी को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15 5 20, 20 और 4 24। अब क्या ये जो इनका योग है, अंकों का जो योगफल आया, क्या ये 3 से कट जाएगा, तो आप कहोगे हाँ
यह जो है 3 से विभाजित हो जाएगा, यह 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24 कट जाएगा। अब 3 से अगर यह संख्या विभाजित है तो इसका मतलब ये 68,000 जो 154 संख्या लिखी हुई है यह 3 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब यह 3 से कट जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, शार्ट ट्रिक भी हम इसका अपनाएंगे। शार्ट ट्रिक हम क्यों इतना जोड़ें, हम शार्ट से शार्ट मेथड भी हम कर सकते हैं। कैसे? तो शार्ट मेथड यह है कि इन संख्याओं को आपको जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है। करना क्या है, जहाँ पे इन संख्याओं का योग 9 आ जाए वहाँ काट दीजिए। कैसे काट देंगे भाई साहब, आओ देखते हैं। जैसे 5 और 4 को जोड़ें तो 9 होगा, काट दीजिए। 8 और 1 9 होगा, काट दीजिए। 6 भी जो है आपका, अब केवल क्या बचा, 6 बचा। तो 6 जो है 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कहोगे हाँ कटेगा, कटेगा। तो इसका मतलब यह है, यह 3 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन और करके इस पर देखते हैं। जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन लिखा, हमने लिखा 55,729। हम कहें क्या यह 3 से विभाज्य है या नहीं? तो आओ देखते हैं 3 से विभाज्य है या नहीं। तो 9 कट गया, जिनका योग 9 है काट दीजिए। 7 और 2 9 जोड़ेंगे, ये भी कट गया, काट दीजिए। 5 और 5 कितना होगा, 10 होगा। क्या 10 3 से कटेगा? कहोगे नहीं कटेगा। तो गुरुजी यह फिर 3 से विभाज्य नहीं है, तो यह 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, एक और नंबर आपको दे करके दिखाते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया है 33,57,572। ठीक है, ये संख्या दिया है। हम पूछें क्या यह 3 से विभाज्य है या नहीं है? तो 7 और 2 9 कट गया। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखें 7 और 5 12 है ना, 12 3 से कट जाएगा, तो कट जाएगा, काट दीजिए। जहां भी आपको लगे कि 3 से कट रहा है तुरंत काट दीजिए। 7 और 2 3 से कट रहा है, 7 और 2 9 है, 9 कट गया, खत्म करिए। 7 और 5 12 क्या 3 से कटेगा? हाँ कटेगा, खत्म करिए। 5 और 3 8। ठीक है, या यहाँ पे 5 और 3 8, 8 और 3 11। क्या 11, इन तीनों का योग क्या हो जाएगा, 11। क्या 11 3 से कटेगा? नहीं भाई साहब, यह पूरी संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे हम 3 से विभाज्य करेंगे। तो आप दो संख्याओं को जोड़ करके, ठीक है, सरल में आप जोड़ लीजिए कि वह 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। नहीं कट रहा है तो ठीक है, जैसे 7 और 2 9 जोड़ा, कट गया, हटाइए। 7 5 12, 12 भी 3 से कट गया, इसको भी हटा दीजिए। अब बचा केवल 3 संख्या, तो 5 3 8, 8 और 3 11। 11 जो है 3 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको बातें समझ में आ गई तो एक बार आप ओके करिए। ठीक है, और आप जितना भी आप कमेंट करेंगे तो हमें ये लगेगा, हमको भी एक मोटिवेशनल मिलेगा कि हम आपको और अच्छे तरह से पढ़ाएं, ताकि आपको जो सीसैट वाला पोर्शन है उसमें कहीं भी आप गलती ना करें। चलिए अगला चलते हैं। तो ये हो गया 3 से विभाजित होने वाला। अब यही कॉन्सेप्ट जो है आपका 9 से भी विभाजित होने वाला भी यही कॉन्सेप्ट में लागू होता है। यानी 9 से विभाजित होने वाले, 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं, विभाजित होने वाली संख्याएं, तो 9 से हो 27 से हो, सब यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो 9 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 9 से विभाजित होने वाली संख्या हम कैसे पता करेंगे कि वह 9 से कटेगा? तो इसके लिए भी वही कॉन्सेप्ट कि जो भी संख्या दिया हो, संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है, 9 से क्या हो, विभाज्य हो, 9 से विभाज्य है, तो वह 9 से विभाज्य होगी।
तो वह 9 से विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब ये 9 से जो विभाज्य होने वाली जो संख्या है आप एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जैसे अभी हमने देखा है। ठीक है, तो हमने कोई संख्या ले लिया, हमने ले लिया 8 8 1 5 3 1 2 7। हम कहें क्या यह संख्या 9 से कटेगी, तो आप यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, दो दो संख्याओं का जोड़ आप चेक कर लेंगे कि वह 9 से कट रहा है या नहीं। तो 7 और 2 9 कट रहा है, हटा दीजिए। ठीक है, 8 और 1 9 कट रहा है, हटा दीजिए, कहीं से भी आप जोड़िए कोई दिक्कत नहीं। 5 और 3 8 और 1 9, यानी यह भी जो है कट जाएगा, यानी यह इस संख्या जो है पूरी तरह से क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये उसी जोड़ का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमने थोड़ा सा शॉर्ट मेथड में इसको कर दिया है। जैसे एक एग्जांपल और आपको दिखाते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन में दे दिया 2 6 1 5 7 8 9। अब मैं कहूँ क्या यह 9 से विभाजित है या नहीं, तो आप कहोगे गुरुजी चलो देखते हैं इसको भी 9 से विभाजित है कि नहीं। तो 9 से तो 9 कटेगा ही, हटा दीजिए। ठीक है, देखो 8 और 7 यहाँ पे आप कहीं से भी आप लिख सकते हो, जैसे 8 1 9 है, यहाँ से भी जरूरी नहीं कि साथ में ही जोड़ें। 8 1 9 है, इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, अच्छा 7 और 2 9 है, इसको भी हटा दीजिए। 6 5 कितना बचा, 11। क्या 11 9 से कटेगा, तो कहोगे भाई साहब यह 9 से संख्या नहीं कटने वाली है, तो इसका मतलब यह हो गया कि यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। आई होप कि ये आपको 3 और 9 का कॉन्सेप्ट बखूबी समझ में आ गया होगा। 27 वाला अगर हम 27 से भी भाग देते हैं तो भी यही कॉन्सेप्ट होता, चाहे 3 से भाग दें, चाहे 3 के स्क्वायर मतलब 9 से भाग दें, चाहे 3 का क्यूब यानी 27 से भाग दें, चाहे 3 पर घात 4 हो, चाहे 81 से भाग दें, सब कॉन्सेप्ट यही है। आपको इसी कॉन्सेप्ट पर जो है काम करना है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग आगे जो है कुछ क्वेश्चन भी आपके प्रैक्टिस सेट वाले सेशन में बिल्कुल कराएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। अब हम बात करते हैं 5 से विभाजित होने वाली, 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। ठीक है, 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, विभाजित होने वाली संख्याएं। तो कौन सी संख्या 5 से विभाजित होंगे, हम कैसे समझेंगे कि यह संख्या जो है 5 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो 5 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, तो जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में केवल इकाई वाला, ठीक है, संख्या के अंत में 0 यानी 0 या 5 हो, 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः क्या होगी, विभाज्य होगी। 5 से पूर्णतः क्या होगी, विभाज्य होगी। बात आप समझ पाए। चले देखते हैं या आप ये कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि नहीं। अगर मान लो कोई संख्या लिखी है 67,570, ठीक है, ये संख्या लिखा है, तो हमको क्या देखना है, केवल अंतिम अंक देखना है। तो अंतिम अंक हमारा क्या है, 0 है। अगर अंतिम अंक 0 लिखा हो या 5 लिखा हो, तो इसका मतलब वह 5 से क्या होगा, कहोगे आप यह 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। जैसे मान लो संख्या लिख दिया गया 1,27,575, तो अंतिम अंक क्या है, तो अंतिम अंक हमारा 5 है। तो अगर अंतिम अंक 0 या 5 होता है तो वह 5 से पूर्णतः क्या होगा, विभाज्य होगा। तो मतलब यह भी संख्या कट जाएगा।
क्लियर है। जैसे मान लो 37,272 लिखा है, क्या यह संख्या 5 से विभाज्य होगा? तो आप कहोगे कि यह संख्या अंत में 2 है और अंत में 0 होगा, 5 होगा, तभी वह 5 से कटेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगा। क्लियर है इतनी बातें? तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चले हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये 5 से विभाज्य होने, तो चाहे 5 हो और अगर 10 होगा, मान लो हम कहते हैं कि 10 से विभाज्य होने वाला, तो 10 से वही कटेगा जिसके अंत में क्या हो, 0 हो। जिसके अंत में क्या हो, 0 हो। अगर अंत में केवल 0 है तभी वह संख्या 10 से क्या होगी, विभाजित होगी। बात आप समझ पाए इतनी? ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बात करते हैं, 5 से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ 5 से आगे यानी जो 7 वाला कॉन्सेप्ट होगा, 13 वाला कॉन्सेप्ट होगा, 17 वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पे 5, 17, 23 और 29, ये जो कॉन्सेप्ट है इनको हम एक साथ देखेंगे अलग। ठीक है, पहले हम यहाँ पर 7 से पहले अभी हमने देख लिया, 2 से देख लिया, 3 से देख लिया, 4 से देख लिया, 5 से देख लिया, 6 से भी हम देख लेते हैं। तो 6 से कोई संख्या, 6 से विभाज्य होने वाली संख्या, 6 से विभाज्य होने वाली संख्या हम कैसे पता करेंगे कि 6 से कोई संख्या जो है विभाज्य होने वाली जो संख्या है वह कैसे 6 से विभाजित होगी? तो 6 से विभाज्य होने वाली जो संख्या होगी वह, ठीक है, वह संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से भी विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो और इसके साथ साथ 3 से भी विभाज्य हो, 3 से भी क्या हो, विभाज्य हो। यानी 2 से तो कटे ही, साथ साथ में 2 से भी कटे, तब वह संख्या क्या होगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मान लो हमने कोई संख्या ले लिया, हमने एक संख्या लिया, मान लो लिया हमने 8472। हम पूछें क्या यह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी? तो आप पहले गुरुजी क्या करोगे, पहले 2 से चेक करोगे, फिर 3 से चेक करोगे। तो 2 से हम जानते हैं कि अंतिम में अगर अंतिम में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो वह 2 से कट जाएगा। तो अंतिम अंक 2 है, तो इसका मतलब यह 2 से तो ओके है। तो 2 से तो ये तो ओके है। चलिए 3 से चेक करते हैं। तो हम 3 वाले कॉन्सेप्ट में क्या काम करते हैं, हम जोड़ते हैं। और जोड़ने पर हम कैसे जोड़ते हैं, तो हमने आपको तरीका बता दिया। 7 और 2 9 जोड़ लीजिए। क्या 9, 7 और 2 9, 9 क्या 3 से कट जाएगा? कट जाएगा, तो हटाइए, इसको खत्म करिए। 8 और 4 जोड़ लीजिए, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। क्या 12 3 से कट जाएगा? हाँ कट जाएगा, तो हटाइए इसको भी। यानी यह पूरी तरह से 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब यह संख्या 2 से भी कट गई, 3 से भी कट गई, दोनों संख्याओं से ओके है। और अगर दोनों संख्याओं से अगर ओके है तो इसका मतलब यह 6 से क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसी 6 से के संबंध में अगर हम पूछे होते क्या 12 से कोई संख्या कैसे कटेगी, तो 12 का भी आप फैक्टर कर लेंगे, एक 3 और एक 4। ठीक है, कोई संख्या, ठीक है, कोई संख्या 12 से तभी विभाजित होगी जब वह 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, 3 से भी डिविजिबल हो जाए और 4 से भी डिविजिबल हो जाए। दोनों नंबरों से अगर कोई संख्या डिविजिबल है 3 और 4 से, तो वह संख्या 12 से भी यानी 12 से भी डिविजिबल हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। तो ये 6 का कॉन्सेप्ट, ये 12 का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मान लो कहीं संख्या में 12 नहीं होता, 18 दिया होता, तो 18 वाले में भी हम कॉन्सेप्ट में क्या करते, 2 और 9 का खंड कर लेते, 2 9 18 होता कि नहीं होता। यानी कोई संख्या 2 से कटे और 9 दोनों से, कोई ऐसी संख्या जो 2 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए। 9 से कैसे काटते हैं हमने देख चुके हैं, 2 से हम कैसे विभाजित करते हैं वह भी हम देख चुके हैं। अगर कोई संख्या 2 और 9 दोनों से अगर कट जाती है तो वह पूरी संख्या 18 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। आई होप कि आपको 6, 12 और 18 से समझ में बातें आ गई होंगी, क्लियरिटी हो गई होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे 11 से विभाज्य होने वाली, फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे 7, 13, 17, 23, जो कि कुछ स्पेशल केस हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
पहले 11 से विभाज्य होने वाले, 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य होने वाली संख्या, तो कोई संख्या 11 से कब विभाजित होगी, हम यह कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 11 से कब विभाजित होगी। और इसके लिए भी मैं आपको जो है शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो 11 से, तो दी गई जो संख्या है, दी गई संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, तो विषम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 11 से विभाज्य है, यदि 11 से विभाज्य है, तो वह संख्या, तो वह 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो वह 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, बात आप मेरी समझ पाए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिखा कि 11 से जो विभाज्य होने वाली संख्या है 5 7 9 5 6 8। ठीक है, तो 5 7 9 5 6 8 ये हमने संख्या लिया। हम आपसे ये पूछे क्या यह संख्या 11 से विभाज्य है, तो आप क्या करोगे भाई साहब? तो आप करोगे पहले विषम स्थान। विषम स्थान हमेशा हम दाएं से बाएं चलेंगे। ठीक है, आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन जो क्रम होता है तो हम इधर से लेंगे। तो इकाई, सैकड़ा, ठीक है, और ये, ठीक है, यानी विषम स्थान, यानी 1 3 5 वाला। ठीक है, तो ये विषम स्थान हो गया और ये हो गए सम स्थान। सम स्थान मतलब 2 4 6 वाले स्थान। क्लियर है? तो ये विषम वाला स्थान हो गया इधर नीचे से, और ऊपर से क्या हो गया, ये सम वाला स्थान हो गया। अब इनके अंकों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। अंकों को क्या करना है, जोड़ना। तो पहले विषम वाले स्थान पे अगर हम देखें तो विषम वाले स्थान पर कौन कौन है, 8 है, 5 है और 7 है। तो इनको जोड़ देना है, 8 + 5 और +7, ये हो जाएगा 8 और 5 13, 13 और 7 हो जाएगा 20। ठीक है, सम वाले पे देख लेते हैं, सम वाले पे कौन कौन है। तो सम वाले स्थान पे है 6 है, 9 है और 5 है। ठीक है, 6 9 5 ये 3 अंक हैं, इनको भी जोड़ देते हैं। तो 9 और 6 15, 15 और 5 20। ठीक, अब दोनों के अंकों का योग निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, ये जो योग आया है इन दोनों का अंतर निकालेंगे, यानी इनका और इनका अंतर निकालेंगे। तो अंतर यानी 20 में से 20 अगर हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, और 0 एक ऐसी संख्या है जो सब नंबर से डिविजिबल है, चाहे वो 5, अगर हम कहें क्या 0 5 से डिविजिबल है, हाँ आप कहोगे 5 से डिविजिबल है। क्या 11 से कट जाएगा, हाँ 11 से भी कट जाएगा। 0 एक ऐसी संख्या है जो हर नंबर से डिविजिबल है, तो अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब 11 से भी क्या होगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब ये दी गई जो संख्या है वह 11 से क्या हो जाएगी, पूरी तरह से कट जाएगी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। एक और एग्जाम्पल हम आपको करके दिखाते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 2 8 5 2 7 9 8 8 5 हमने एक नंबर लिख लिया 2 8 5 2 7 9 8 8 5। क्या यह नंबर जो है 11 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो हम बस वही कॉन्सेप्ट 1 3 5 7 और ये 9 विषम वाले स्थान हो गए। ठीक है, तो विषम वाले स्थानों को पहले हम यहाँ पे जोड़ लें। तो विषम वाले स्थानों को जोड़ेंगे तो ये देखो 5 5
ठीक है, लिख दे रहा हूँ मैं 5 + 8। आपको कर जो है जोड़ ही लेना है ऐसे, मैं तो आपको यहाँ पर लिख करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो 5 8 7 5 2। अब इसको जोड़ने पर क्या आ गया, तो 8 और 5 13, 7 20, 20 और 5 25 और 2 27। ठीक है, अब इसी तरह से जो विषम सम वाले स्थान है, तो सम वाले स्थान 2 4 6 और ये 8। ठीक है, तो सम वाले का हम जोड़ निकाल लेते हैं। तो सम वाले का जो जोड़ आ जाएगा, यह हो गया आपका 8, 8 के बाद 9 2 और 8, ये हो गया 9 और 8 17, 17 और 2 19, 19 और 8 ये हो जाएगा आपका 27। कितना हो जाएगा 27। अब इनका आपको क्या निकाल लेना है, तो इनका निकाल लेना है अंतर। क्या निकाल लेना, अंतर। अंतर क्या आ जाएगा, तो 27 - 27 यानी 0, और 0 जो है 11 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब दी गई जो संख्या है वह 7 से क्या 11 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो आई होप आपको 11 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, 11 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मैं इसको जो है कुछ सरल तरीकों में आपको बताता हूँ। इसी नंबर को लिख करके आपको इतना जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है आपको, तो देखो आपको करना क्या है, 5 7 9 5 6 8, हमने यही वाला नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, यही वाला नंबर हमने लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि दो दो अंकों का अंतर निकाल लो। तो 8 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा, 2। 8 और 6 का अंतर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको अगर घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, -2। अच्छा, 5 में से 9 अगर घटाओगे तो 5 में से 9 8 में से 6 घटाओगे +2, सॉरी +2, और 5 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो ये -4 आ जाएगा। और 7 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। देखो घटाने का तरीका क्या है, ध्यान में रखेंगे। 8 में से 6 क्रम से इधर से ही घटाएंगे। ठीक है, दाएं से बाएं की तरफ। 8 में से 6 घटाया तो +2 आएगा। 5 में से 9 घटाएंगे तो -4 आएगा, क्योंकि 5 - 9 क्या लिखोगे, घटाने का तरीका ध्यान में रखें। 5 - 9, और 5 - 9 का मतलब हो गया -4। ठीक है, तो 5 में से 9 घटा दिया -4, 7 में से 5 घटा दिया 2। क्लियर है। अब इसमें को आप देख लो, सिंपल सा, 2 -4 और +2, तो 2 और 2 हो जाएगा 4, 4 में से 4 घट जाएगा 0, और 0 हम जानते हैं कि 11 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट का काम कर सकते थे। ठीक है, कैसे काम कर सकते थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ। ये देखिए, मैं नीचे से आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये 5 है। चलिए देखें, तो 5 में से 8 घटाएंगे, तो 5 में से 8 घटाएंगे तो ये -3 हो गया। फिर 8 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 7 में से 2 घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, और 5 में से 8 अगर घटाएंगे तो ये -3 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 2 शेष बच गया उसको आप वैसे ही लिख दीजिए। ठीक है, तो -3 -1 और -3, तो माइनस वाले सभी जोड़ते हैं, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। -3 -1 और -3, ये कितना हो जाएगा, टोटल -7 हो जाएगा। और प्लस वाला देख लीजिए, +1 5 में है और 1 2 में है, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 में से 7 घट करके क्या हो गया, 0। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई। तो चाहे आप ऐसे जल्दी कर सकते हैं, हम जोड़ें क्यों, अगर मान लो नंबर संख्या बड़ी है तो हम इतना जोड़ में क्यों समय बर्बाद करें, हम सीधा सीधा बस घटाते चले जाएंगे। बस घटाने का तरीका आपको ध्यान में रखना है, किस तरह से घटाना है। इसमें से इसमें घटाना है, और प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन में, अगर जो ज़्यादा है उसमें से आप प्लस और माइनस आप कर सकते हैं, प्लस माइनस जो है लिखते चले जाएंगे। तो आई होप कि आपको 11 वाला जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं 7 से 11 से 13 से 17 से 23 से और 29 से कौन सी संख्याएं जो हैं विभाज्य होंगी। तो इसको हम कैसे समझेंगे, और इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, पहले तो हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेने के बाद जो 7 11 13 हैं, कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनको जो है हम बहुत आसानी से शॉर्ट ट्रिक के जरिए सीख सकते हैं, आसानी से भाग दे करके पता कर सकते हैं कि वह संख्या ये 7 से 13 से 11 से या उससे विभाजित। अच्छा, 11 वाला कॉन्सेप्ट तो हो गया, इसको यहाँ पे स्किप करिएगा।
ठीक है, 11 वाला कॉन्सेप्ट हो गया है। ठीक है, हम 7, 13, 17, 23 और 29 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले 7 से, कि 7 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। ठीक है, अगर जो भी संख्या दी गई है, ठीक है, तो दी गई संख्या का अंतिम अंक में 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करिए, चाहे आप कह दीजिए दुगुना करिए। ठीक है, 2 से गुणा करके शेष बची संख्या में, तो जो शेष संख्या बची है, शेष संख्या में घटाकर जांच कर लेते हैं कि वह संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं, 7 से विभाज्य है या नहीं। तो इस तरह से हम उसको चेक कर लेते हैं। चलिए, जैसे हमने कोई संख्या ले लिया, मान लो हमने एक नंबर ले लिया 7 से विभाज्य होने वाली, तो 6853 हमने एक संख्या ले लिया। क्या यह संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो ऐसी संख्या को जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक कौन सा है, 3 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, और 2 का गुणा करेंगे अंतिम वाले अंक में, तो कितना आएगा, 6। और शेष कितनी बची संख्या है, तो शेष जो बची संख्या है वो 685 है। कितना है, 685। क्लियर है ना, 685। अब जो ये अंक 2 से गुणा करके जो संख्या आया था, उसमें हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हम 6 इसमें घटा देंगे। घटाने पर यह आ गया आपका 15 में से 6 9, ये हो गया आपका 7, और ये हो गया आपका 5। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है अभी ज़्यादा है, तो एक बार फिर वही कॉन्सेप्ट अपनाएं, इस अंतिम वाले अंक में फिर से आप 2 का गुणा करिए, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। और फिर से वही कॉन्सेप्ट करिए कि शेष संख्या में, शेष कितना है, 57, और 57 में 18 आप क्या करिए, घटा लीजिए। तो 17 में से 18 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9, और यहाँ हो जाएगा आपका 49। क्या 49 7 से कट जाएगा, तो आप कहोगे हाँ, 7 के टेबल में 7 7 49 होता है, कट जाएगा, तो इसका मतलब यह 7 से पूरी तरह क्या है, विभाजित है। इसका मैं कल आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा अच्छे तरह से, क्योंकि आज समय कम है, क्योंकि हम साथ में 7, 13, 17, 23, 11 इन सबके सभी कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक के जरिए, और बड़ा अच्छा सेशन वाला होने वाला है। कल का भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आज का भी सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस सेशन को पूरा अंत तक जरूर आप देखें। ठीक है, तो 7 से आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब एक संख्या हम और ले लेते हैं। ठीक है, बड़ी संख्याओं को हम किस तरह से भाग देंगे वो हम कल आपको बखूबी अच्छी तरह से बताएंगे, क्योंकि आज में हम केवल 7, 13, 17, 23 और 29 का केवल कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। एक संख्या हम और ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो संख्या है 623। 623 है, हम पूछें क्या 623 जो संख्या दी गई है, क्या यह 7 से विभाज्य होगी, तो आप कहोगे गुरुजी अंतिम वाले अंक में 2 से आप क्या कर लो, गुणा कर लो, तो 2 से गुणा करने पर क्या आ गया, 6 आ गया। अब शेष जो बची संख्या है उसमें आप घटा लो, तो 62 में हम 6 घटा लेंगे, 6 हम घटा लेंगे तो यह आ जाएगा 56। आप 56 जो है क्या 7 से कट जाएगा, हाँ कहोगे गुरुजी 7 8 56, इसका मतलब यह संख्या जो है 7 से क्या है, डिविजिबल है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चले अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट 13 का। ठीक है, कॉन्सेप्ट 13 का, तो 13 वाली संख्या कैसे विभाजित होगी, 13 से विभाज्य होने वाली संख्या, 13 से विभाज्य होने वाली संख्या। ठीक है, तो 13 से विभाज्य होने वाली संख्या में हम क्या करेंगे, तो इस संख्या में कि जो दी गई संख्या है, ठीक है, दी गई संख्या के अंतिम अंक में, के अंतिम अंक में
4 से गुणा करके, 4 से गुणा करके, तो अंतिम अंक में 4 से गुणा करके शेष संख्या में, शेष जो भी बची संख्या है, शेष संख्या में जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। उसके बाद जांच करते हैं, जांच करते हैं कि वह 13 से विभाज्य है या नहीं। ठीक है, तो 13 से विभाज्य है या नहीं। ठीक, जैसे अब हमने मान लो एक कोई नंबर लिया, हम यहाँ पर एक नंबर ले लिए 754, हमने एक नंबर ले लिया 754। अब हम कहें क्या 754 जो है 13 से कट जाएगा? तो आप कहोगे गुरुजी जो अंतिम अंक है उस अंतिम अंक वाले में 4 से गुणा कर लीजिए। तो चलो अंतिम वाले में 4 से हम गुणा कर लें, तो 4 में 4 का गुणा, इस 4 में इस 4 का गुणा कितना हो जाएगा 16, और जो शेष बची संख्या है उसमें जोड़ लेंगे, उसमें क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 75 और 16 हमने जोड़ लिया, 6 5 11, 7 और 1 8 1 9। क्या 91 13 से कट जाएगा? तो आप कहोगे बेशक यह 91 से क्या होगा डिविजिबल, 13 सत्ते 91 कट जाएगा। तो मतलब 754 जो संख्या दी गई थी वह 13 से बिल्कुल ही क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा। समझ गए आप मेरी बात? चलिए एक संख्या और लेते हैं, एक और आपको एग्जाम्पल जो है समझाते हैं। मान लो दिया है 4628, क्या यह संख्या 13 से डिविजिबल है? तो कहोगे गुरुजी अंतिम अंक लीजिए और इसमें 4 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 चौक कितना हो गया 32, शेष बची हुई संख्या में जोड़ दीजिए। चलो जोड़ देते हैं, तो शेष बची जो संख्या है 462 और इसमें हमने जोड़ दिया 32 को, और 32 को हम जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और 6 और 3 9, और ये 4। ठीक है, फिर आप वही कॉन्सेप्ट करिए, इसमें भी 4 से गुणा करिए और जोड़ लीजिए। तो ये 4 चौक कितना हो जाएगा 16, यानी यहाँ पर हो गया आपका, ये आपका हो गया 49 और प्लस 16। तो 49 और 16 हम जोड़ लेंगे तो 9 और 6 15, 4 1 5 और 1 6। क्या 65 13 से कट जाएगा? तो आपको तो पहाड़ा तो आता ही है, टेबल तो आता ही है, नहीं आता है तो पहले रट्टा मार लीजिए। तो 13 25 65, यानी यह 13 से क्या हो जाएगा विभाज्य होगा, यानी जो दी गई संख्या है वह 13 से कट जाएगा। तो आई होप कि आपको 13 से विभाज्य होने वाला कंडीशन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो ये तो 13 से विभाज्य हो गया। अब अगला देखते हैं हम लोग 17 से विभाज्य होने वाली संख्या, 17 से विभाज्य होने वाली संख्या, 17 से विभाज्य होने वाली संख्या। तो 17 से विभाज्य होने वाली संख्या को हम कैसे डिविजिबल करेंगे? तो हम इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि जो भी दी गई संख्या है, दी गई संख्या के अंतिम अंक के अंतिम अंक में अब इसमें 5 से गुणा करते हैं। किससे? 5 से। 5 से गुणा करके, 5 से गुणा करके शेष जो बची संख्या है, शेष संख्या में घटा देते हैं। शेष संख्या में क्या करेंगे घटा देते हैं, घटा देते हैं, घटा देते हैं और यह चेक करते हैं, घटा देते हैं, फिर जांच करते हैं। जांच क्या करते हैं कि वह 17 से कटेगा कि नहीं, जांच करते हैं। ठीक है, चलो आप देखते हैं जांच करके। हमने 17 से एक संख्या ले लिया 765, क्या ले लिया 765, और चेक करते हैं क्या यह संख्या 17 से विभाजित है नहीं। तो हम क्या करेंगे, अंतिम जो 5 अंक है, ठीक है, इसको हम गुणा करेंगे किसमें
किससे गुणा करेंगे? 5 से ही गुणा करेंगे, और 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 25। और शेष बची संख्या में, तो शेष जो बची हमारी संख्या है 76, इसमें हम 25 को क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे, घटा देते हैं। ठीक है, तो 6 में से 5 निकल गया 1, और 7 में से 2 निकल गया आपका 5। क्या 51 17 से कटेगा? तो कहोगे हाँ, 17 त्रिक 51, 17 से ये कट जाएगा, तो इसका मतलब यह दी गई संख्या 17 से क्या है? विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने ले लिया, मान लो 5032। कितना ले लिया? 5032। अब हम देखें क्या यह संख्या 17 से विभाज्य होगी कि नहीं। तो हम क्या करेंगे? अंतिम अंक 2 लेंगे और इसका हम गुणा किसमें करेंगे? 5 से। 5 से गुणा करेंगे तो 2 और 5 का गुणा, 2 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा? 10। और शेष संख्या में यानी 503 में हम 10 को क्या करेंगे? घटा देंगे। घटा दिया भाई, 13, 3 में से 0 ये 3, और 10 में से ये 9, और ये हो गया आपका 493। एक बार आप फिर यही कॉन्सेप्ट कर लीजिए। फिर इसमें आप किसका गुणा करोगे? 5 का, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब 5 तिहाई 15 हो जाएगा। शेष संख्या में आपको फिर क्या करना है? घटा लेना। शेष संख्या कितनी है? 49। 49 में हम 15 घटा लेंगे, तो 9 में से 5 निकल गया 4, और 4 में से 1 निकल गया 3। क्या 34? क्या दी गई संख्या 34 17 से कटेगी? 17 दूना 34। तो आप कहोगे गुरुजी 17 से तो यह तो विभाज्य हो गया। तो आपको 17 का भी कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब कॉन्सेप्ट 17 हो गया, अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट जो है 23 का। ठीक है, 23 से विभाज्य होने वाली संख्या है। ठीक है, तो 23 से जो विभाज्य होने वाली संख्या है, इसमें हम कैसे किसी की संख्या को हम चेक करेंगे कि कोई संख्या कैसे 23 से विभाज्य होगी। तो इसमें क्या करेंगे कि जो अंतिम अंक होगा, कौन सा अंतिम अंक? संख्या का जो अंतिम अंक है उसमें हम गुणा करेंगे 7 से। किसका गुणा करेंगे? 7 से। और बाकी जो शेष संख्या है, शेष में इस संख्या को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और हम चेक कर लेंगे कि वह संख्या 23 से विभाज्य होगी या फिर नहीं। तो चलिए, जैसे हम एक संख्या लेते हैं और इस संख्या को देखते हैं। मान लो हमने एक संख्या लिया 345, और इसका जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक कौन सा है? 5 है। और इसमें हम किसका गुणा करेंगे? 7 का। और 7 का गुणा करने पर, तो 5 और 7 का गुणा करने पर यह कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। अब अगर ये 35 आया है तो जो शेष बची संख्या है 34, और ये आ गया आपका 35। ठीक है, तो 34 और ये शेष जो बची संख्या है 35। ठीक है, तो क्या इसमें ये विभाज्य होगा या नहीं? ठीक है, तो 23 और ये 35, तो 35 में अगर हम घटाएंगे तो ये संख्या जो है, सॉरी जोड़ना था, घटाना नहीं था, क्या करना है? जोड़ना। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो 5 और 4 क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, जोड़ देंगे तो 5 और 4 9, और 3 और 3 6। अब गुरुजी ये बताओ, क्या 23 में 69 का अगर हम भाग देंगे तो आप जानते हैं 23 तियां 69, तो 23 तियां 69 का मतलब ये हो गया कि यह पूरी तरह से 69 जो है विभाज्य है, यानी ये दी गई संख्या 23 से क्या हो जाएगी? पूरी तरह से कट जाएगी। इसी तरह से एक और हम डिजिट लेते हैं, आपको समझाते हैं। यहाँ पर हमने मान लो एक संख्या लिया, यहाँ पर 1035, हमने एक संख्या लिया 1035। अब हम इसको चेक करें क्या यह 23 से विभाज्य है कि नहीं। तो आप क्या करोगे? अंतिम अंक में 7 से गुणा करोगे। तो हमने 7 से गुणा किया, 7 पचे 35, शेष अंक में जोड़ दिया 103 और 35 जोड़ दिया, ये हो जाएगा 5 और 3 8, 3 और 1। ठीक है, फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप एक बार फिर वही क्रिया करिए, 7 से गुणा करिए तो 8 सते 56, फिर जोड़ दीजिए 13 में, तो 56 और 13 अगर हम जोड़ लेंगे तो 6 3 9, 5 1 6, और यह 23 से विभाज्य है, मतलब दी गई संख्या 23 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो आई होप कि ये बात आपको 23 से विभाज्य होने वाली संख्या समझ में आ गई होगी। क्लियर है? ठीक है, चलें अब एक लास्ट कंडीशन,
यहाँ पे हम लोग देख देते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और यूनिट डिजिट, अभाज्यता की जांच करना, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ये सब सभी पढ़ लेने के बाद पूरा एक प्रैक्टिस सेट चलाएंगे। और यह पूरा प्रैक्टिस सेट आपके नंबर सिस्टम पर आधारित होगा, जो कि प्रीवियस ईयर में कुछ आए हुए क्वेश्चन होंगे और कुछ नए जनरेशन के क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है। तो आप रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। चलिए अगला हम बात करते हैं, ये हो गया 23। अब हम बात करते हैं 29 से विभाज्य होने वाले, 29 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। तो 29 से जो विभाज्य होने वाली संख्याएं होंगी वह हम कैसे चेक करेंगे कि कोई संख्या अंतिम जो है 29 से विभाज्य होगी। तो उसके लिए क्या है, जो अंतिम अंक होगा, कौन सा अंक, अंतिम अंक होगा। संख्या का अंतिम अंक में हम गुणा करेंगे 3 से। किसका गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करने के बाद जो शेष बची संख्या है, शेष संख्या में उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। शेष बची संख्या में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आओ भाई, कॉन्सेप्ट आपको समझ में अब आ ही गया होगा, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट आप धीरे धीरे समझने लगे हो। चलिए तो हम एक यहाँ पर संख्या लेते हैं 29 से। मान लो हमने संख्या लिया 377, हमने एक संख्या लिया 377 और हमने क्या कहा कि अंतिम अंक में 3 से आप क्या करोगे, गुणा करोगे। तो 3 से गुणा करेंगे तो आओ देखते हैं 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21। और शेष बची वाली संख्या में क्या करना है, जोड़ देना है। तो 37 और जो आया है गुणा करने पर उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 7 और 1 8 और 3 और 2 5, यानी क्या आ गया 58। क्या 29 दूना 58 होता है? हाँ होता है। इसका मतलब यह दी गई संख्या जो है 29 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। एक और आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। ठीक है, मान लो संख्या दिया है 6032। संख्या का अंतिम अंक क्या है भाई, तो संख्या का अंतिम अंक बताइए क्या है, 2 है। अब इस 2 वाले में कितने का गुणा करना है, 3 का गुणा करना है। हम इसमें 3 का गुणा कर देते हैं इस अंतिम अंक में। तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। अब 603 जो शेष बची संख्या है उसमें 6 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा आपका 609। अब भी अगर आपको कठिन लगता है तो एक बार और आप ये क्रिया अपना लो। फिर जो अंतिम संख्या है इसमें फिर 3 से गुणा कर लो। कितने का, 3 से। जब तक आपको सरल ना हो जाए तब तक आप यह क्रिया करते रहिए। तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27। और 27 में शेष बची संख्या से आप जोड़ लिए। शेष संख्या कितनी बची है, 60। तो 60 में हम 27 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 7 और 6 और 2 9। क्या 29 से 97 कट जाएगा, बिल्कुल। 29 तियां 97, 29 तियां 97, यानी इसका मतलब यह है, ठीक है, 6 2 8 हो जाएगा, सॉरी 97 नहीं 87। ठीक है, तो ये 87 आ गया। क्या 87 जो है 29 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। 29 यहाँ कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 87, यानी कट जाएगा। यानी जो दी गई संख्या है वह 29 से पूर्णतः विभाजित, डिविजिबल हो जाएगी। तो आई होप कि आपको डिविजिबिलिटी रूल वाले में ये सभी कॉन्सेप्ट 2 से लेकर के 29 तक सभी बातें समझ में आ गई होंगी। कल हम लोग कुछ स्पेशल केस में हम लोग देखेंगे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वह भी कॉन्सेप्ट हम लोग बिल्कुल समझेंगे। और कल के ही सेशन में हम लोग यह भी देखेंगे कि हम लोग कल बात करेंगे यूनिट डिजिट की, नंबर ऑफ फैक्टर्स की, गुणनखंडों की संख्या, जैसे कि आपके एग्जाम में अक्सर जो है पूछ लिया जाता है। ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करना, कल इस जो है वीडियो पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।